स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हर शब्द में हो आत्मविश्वास, हर उत्तर में हो सफलता की आस। याद रखिएगा, जो उत्तरों में मेहनत डालते हैं वही एग्जाम से ऑफिसर बन पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कलम का जो धार होता है ना, वो तलवार से भी तेज होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक स्टूडेंट का अच्छा उत्तर, समझ गए ना, आपको लाखों विद्यार्थी से एग्जाम में अलग बना देता है और आपको सिलेक्शन दिला देता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी या अन्य किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आज का जो सेशन है ना, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर लेखन जो होता है ना, आंसर राइटिंग स्किल, ये वो कला है जो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। समझ गए ना? अगर आप इस दीवार को तोड़ दीजिएगा तो सिलेक्शन आपका कदम चूमेगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 3C स्ट्रक्चर टेक्निक क्या होता है आंसर राइटिंग के लिए, कीवर्ड्स को कैसे पहचानते हैं, आपको दिखाएंगे टॉपर्स का टॉपिक कॉपी, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा कि आप क्या मिस्टेक कर पा रहे हैं। साथ में आपको कुछ टिप्स बताएंगे और कुछ प्रैक्टिकल मिस्टेक्स बताएंगे जो आपको भी लगेगा कि कॉमन है भाई, बार बार करते हैं। समझ गया ना? और लास्ट में आपको एक आंसर राइटिंग फॉर्म करके दिखाएंगे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर स्ट्रक्चर बताएंगे। तो अगर आप पीसीएस का तैयारी करते हैं और अच्छा उत्तर नहीं लिख पाते हैं तो लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग गेम चेंजर सेशन। तो आज के सेशन का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है ना, वो है आंसर राइटिंग को डेवलप करना, है ना। उत्तर लेखन की आवश्यकता और महत्व को समझिए, है ना। एक लाइन में बताना चाहेंगे आपको कि एक अच्छा उत्तर क्या होता है। एक अच्छा उत्तर दोस्तों वही होता है जिसमें सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं होता। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? जानकारी देना, है ना। जानकारी देना काफी नहीं होता है। उत्तर ऐसा हो जो एग्जामिनर का दिल जीत ले। उत्तर ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद ना लगे कि नहीं, इसको पूरा पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि देख रहे हैं ना, एग्जामिनर जैसे 2 4 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन पढ़ता है ना, समझ में आ जाता है फिर इस आंसर के साथ क्या करना है। समझ गया ना? वो शुरुआत से ही डिसाइड कर लेता है कि आपको कितना नंबर देना है। तो आपको एग्जामिनर का दिल तक पहुंचना है। समझ गया ना? एक अच्छा उत्तर में स्ट्रक्चर, लॉजिक और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रक्चर, लॉजिक और रिप्रेजेंटेशन का, मतलब सिलेक्शन जो है पक्का है ना। इसको डिटेल में देखेंगे, ये एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है ना। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, है ना। सेकंड पॉइंट जो है, जो कॉमन सा पॉइंट है, पीसीएस परीक्षा में उत्तर लेखन का महत्व। दोस्तों, यहाँ सिर्फ ज्ञानी और सम्मादी नहीं चुने जाते हैं। दिमाग में सेट कर लीजिए कि भाई हमारे पास तो नॉलेज नहीं है, हमारे पास तो फैक्टें नहीं है, हम तो ये वाला किताब नहीं पढ़े, हम तो वो वाला किताब पढ़े हैं। जी नहीं, है ना। अगर आपके पास सब किताब पढ़ लिए हैं लेकिन सही से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ गए ना? तो याद रखिएगा, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस परीक्षा में ज्ञान नहीं बल्कि सोचने और प्रस्तुत करने की क्षमता का मूल्यांकन होता है। समझ गए ना? आपका जो विचार है ना, आपका जो उत्तर है ना, वो विचारों की स्पष्टता, तार्किकता और प्रभावी संप्रेषण को दर्शाता है। समझ गए ना? अच्छा उत्तर का मतलब अच्छा अंक, अच्छा अंक का मतलब सफलता। ठीक है। आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितना तार्किक और लॉजिकल आंसर को प्रस्तुत करते हैं, ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका नंबर कटेगा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट्स को समझते हैं। थोड़ा शॉर्ट पॉइंट्स दिए हैं ताकि आप चीज़ों को पहले समझ पाए कि मिस्टेक्स कहाँ हो रहा है ना। दोस्तों, पहला जो है ना, उत्तर लेखन की कला का अगर हम लोग बात करें, स्टेप बाय स्टेप गाइड, है ना। पहला चीज जो मेरे समझ से, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और कीवर्ड को पहचानना चाहिए। समझ गया ना? जैसे कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला बात तो आ रहा है कि महत्व, कीवर्ड देखिए महत्व। दूसरा नीति निर्देशक तत्व, दूसरा क्या है? नीति निर्देशक तत्व। अब इसी के अनुसार जो है ना, आपको उत्तर को फॉर्म करना है, उत्तर को बनाना है।
ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, आपको बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज समझा देंगे। आप लास्ट तक बने रहिए पेशेंस के साथ, क्योंकि जब तक आप कोई चीज को समझने का अच्छे से प्रयास नहीं कीजिएगा ना, शॉर्टकट वाला आइडिया को ड्रॉप नहीं कीजिएगा, लॉन्ग कट को नहीं अपनाइएगा, तब तक हमेशा गड़बड़ होगा, है ना। तो चीजों को ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे कॉमन सा क्वेश्चंस लिए हैं, है ना, महत्व और नीति निषेध तत्व पे आपको ध्यान देकर के आंसर को फॉर्म करना है। दोस्तों सेकंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उत्तर का प्रारूप बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे भाई? तो स्ट्रक्चर में तीन चीजें मुख्य बात है, भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, विषय से संबंधित 2-3 पंक्ति तो लिखना चाहिए, मुख्य भाग बॉडी, फैक्ट एनालिसिस, संविधान के अनुच्छेद, उदाहरण, निष्कर्ष यानी कि सारगर्भित और सकारात्मक अंत। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं 3C टेक्निक स्ट्रक्चर, यानी कि कंटेंट, क्लैरिटी और कंक्लूजन होना चाहिए। कंटेंट, क्लैरिटी और कंक्लूजन होना चाहिए। आप ये बोलिए सर हमको तो पता है भूमिका लिखना है, बॉडी तैयार करना है, निष्कर्ष निकालना है, लेकिन मामला यहाँ फंसता है कि लिखे कैसे, भूमिका में क्या लिखें जिसमें नंबर ठीक ठाक मिले, अंत कैसे करें, ये हमारा मुद्दा है। तो टेंशन का बात नहीं है, प्रैक्टिकली सॉल्यूशन बना करके दिखाएंगे, और नहीं समझ में आएगा ना तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन पे तैयार करके बताइए, बता देंगे। समझ गया ना, ऑन डिमांड, टेंशन का बात नहीं है। आपको समझाना ही मेरा उद्देश्य है, आपको एक अच्छा उत्तर आप लिख पाए इसमें मदद करना ही अपना मेन लक्ष्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन चीज था, हमेशा ध्यान रखिएगा, भूमिका, बॉडी और स्ट्रक्चर, उसमें क्या कैसे डालना है, क्या लिखना है, इस पर ही बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आपको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। आगे समझिए मैप। क्या आप अपने उत्तर में मैप, डायग्राम और फ्लो चार्ट, है ना, इसका उपयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स? यदि सवाल भूगोल का या प्रशासन से जुड़ा हो तो मैप और फ्लो चार्ट क्या आप बनाते हैं, है ना? अगर नहीं बनाते हैं तो डेफिनेटली ये आपका नंबर जो है तो वहां पर कट रहा है ना। एग्जाम्पल के लिए महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण लीजिए, है ना, आप फ्लो चार्ट का इस टाइप से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ बेहतरीन आपको चार्ट दिखाते हैं, लुक एट द स्क्रीन, है ना, जिसमें आपको आइडिया होगा। हाँ जी, देखिए आगे नीचे चार्ट है ना, वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। उत्तर लेखन का जो बेस्ट टिप्स है ना, इसमें आप थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, बेस्ट टिप्स और टेक्निक में सिलेबस से चिपके रहो, रट्टा मारने से नहीं, पाठ्यक्रम की समझ से सिलेक्शन होता है दोस्तों। पहला चीज तो आपको सिलेबस पे जबरदस्त कमांड होना चाहिए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का में, है ना, अगर आपसे सिंपल सा हम बोले कि भाई आप ऐसा करो, आप प्राचीन भारत का ना शुरुआत से लेकर के जो है सो लास्ट तक का घटनाक्रम बता दो स्टेप बाय स्टेप, अब नहीं बता पाइएगा। सिलेबस पे कमांड करना होगा, जिस चीज को आप लिख रहे हैं ना उस पर कमांड बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा, तब देखिए कितना जल्दी या कितना आसान तरीका से सही उत्तर लिखाता है। ठीक है, तो सिलेबस पे कमांड करना होगा। आप इस बात ही को नहीं समझ पा रहे हैं, सिलेबस को चिपके रहो। सिलेबस पे क्या कमांड करेंगे, सिलेबस है तो है, जी नहीं, सिलेबस मतलब स्ट्रक्चर, है ना। सिलेबस पे कमांड है, अगर हमको जो है सो मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखना है तो मौर्य साम्राज्य का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रहना चाहिए। और मौर्य साम्राज्य का स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा ना, क्वेश्चन छप जाएगा बहुत जल्दी। अपने उत्तर में करंट अफेयर को जोड़िए, ये तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी है, ज़बरदस्त मार्क उठता है अगर आप अपने उत्तर में समय के अनुसार जो है ना, अभी जो भी चल रहा है, जो भी घटनाक्रम है ना, उसके लिए रेलेवेंट तथ्य को अगर ऐड करते हैं दोस्तों, बहुत नंबर आएगा, याद रखिएगा। तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, आपको लगता है ना कि ये वाला चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं, ये ना मूल अधिकार में ये वाला पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, है ना, या फिर जो है सो भूगोल में ये वाला पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट आया है या फिर जो है सो कुछ डिसीजन आया है कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसको हम मानवाधिकार में डाल सकते हैं, तो जरूर से उसको अलग से नोट कीजिए, मेंस का कॉपी में जबरदस्त मार्क्स उठाने में वो मदद करेगा। शब्दों की सीमा का पालन करें, 150 का मतलब 150, न कम न ज्यादा। दोस्तों 2-3 तरह का एग्जाम है, एक तो यूपीएससी है जहाँ पे आपको छोटा आंसर लिखना रहता है लेकिन समग्र और तार्किक आंसर लिखना होता है। एक है आपका जेपीएससी जहाँ पर लंबा लिखना रहता है, 500-600 वर्ड का आंसर रहता है, तो वहाँ पर लिखने का स्टाइल, यहाँ पर लिखने का स्टाइल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उस चीज को भी ध्यान में रख करके आंसर करना है। भाषा सरल, तथ्य प्रमाणिक, और भले ही यूपीएससी नहीं लेकिन भाषा का उत्तर
स्तर उत्तम होना चाहिए दोस्तों, है ना। सरल रखिए लेकिन उत्तम रखिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपका जो भी लिखते हैं ना उसमें फ्लो होना चाहिए, यानी कि पढ़ने में मजा आना चाहिए, समझ गए ना। तो फ्लो कैसे बनाएं, इसके लिए कोई अगर आपको चेक करेंगे, इवेल्युएट करके बताएंगे ना बाबू इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो, तब जाकर के आपका बेहतरीन होगा। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग सेशन अपने यहाँ लगातार चलते आ रहा है पिछले 3 जेपीएससी एग्जाम से, तो इस बार भी सेशन चल रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से जुड़िएगा, और 1 महीना में ही ना अपना आंसर राइटिंग स्किल में आपको चेंजेस दिखाई देगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर हफ्ते कम से कम 3 उत्तर लिखें, तब जाके बात बनेगा। क्योंकि प्रैक्टिस 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 इसलिए बोला गया है, याद रखिएगा, क्योंकि जब आप अभी लिखने बैठिएगा ना और अगर आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट है तो क्या लिखे ना आपको यही पता नहीं चलेगा, समझ गए ना। तो ये बहुत बड़ा समस्या है कि अगर आप कुछ चीज़ को फॉर्म कैसे करें यही समझ नहीं पा रहे हैं तो नया क्वेश्चन तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। तो अगर आप कम से कम 3 क्वेश्चन है ना लिखने का प्रयास कीजिएगा ना वीक में, तब जाकर के बात बनेगा, और डेफिनेटली 1 महीना के बाद आपका लेवल जो है सो चेंज हो जाएगा। तो आप करके देखिए, है ना, कुछ तो जरूर से आपको अच्छा लगेगा। याद रखेंगे जीएस के उत्तर में तथ्य भरपूर होना चाहिए और इससे के उत्तर में जो है सो आपका विचार भरपूर होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो नंबर कटेगा। आपको एक शानदार लाइव एग्जांपल देख बता रहे हैं, झारखंड में बेरोजगारी की समस्या के कारण एवं समाधान बताइए। देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है, झारखंड में बेरोजगारी की समस्या के कारण एवं समाधान बताइए। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, है ना। एक शॉर्ट स्ट्रक्चर बताए हैं। भूमिका जब आप लिखिएगा झारखंड की जनसंख्या एवं रोजगार की स्थिति के संदर्भ में ये भूमिका तैयार होना चाहिए। मुख्य कारण अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा में कमी, उद्योग की कमी, स्किल गैप, है ना, ये मुख्य कारण में आ जाएगा। समझ गए। आप कीवर्ड को पहचानिए, बेरोजगारी की समस्या और कारण और समाधान, समझ गए ना, समस्या कारण समाधान, ठीक है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। समाधान में स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई बढ़ावा, योजनाओं का सशक्त क्रियान्वयन, और निष्कर्ष में दोस्तों एक मिला जुला, है ना, लॉजिकल और बैलेंस्ड निष्कर्ष होना चाहिए। सशक्त युवा सक्षम झारखंड के लिए के विजन से जोड़ना होगा इसको, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल जो है सो ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जब जाइएगा ना, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आंसर राइटिंग वाला प्लेलिस्ट को खोलिए, आपको बहुत बेहतरीन जो बोलते हैं ना कि सर कैसे लिखेंगे भूमिका, है ना, कैसे बॉडी तैयार करेंगे, कैसे कंक्लूजन लिखेंगे, सारा लाइव एग्जाम्पल के साथ वीडियो पड़ा हुआ है। तो आप उसको देखिए, और अपकमिंग डेज में भी जो है सो वीडियोस आएगा जो काफ़ी मददगार होगा आपके लिए। दोस्तों देखिए टॉपर्स का जो आंसर रहता है ना, उसमें जैसे मान लीजिए वायुमंडल की का संगठन, कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर और स्तरीकरण पर विस्तार से चर्चा करें, यही जो क्वेश्चन है। तो टॉपर्स का अगर आप बात कीजिएगा तो उसका आंसर में ना कुछ विशेष होता है जिससे नंबर उठता है, वो विशेषता आपको यहाँ दिखेगा। पहला चीज देखिए कि एक तो भूमिका यहाँ से यहाँ लिखा गया है, क्या पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यदि पृथ्वी के जीवमंडल एवं बाह्य अंतरिक्ष के मध्य एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण करती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण, परागनी किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। साथ ही बाह्य अंतरिक्ष से गिरने वाली उल्का पिंड से भी पृथ्वी को बचाती है, क्योंकि जब ये उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अत्यधिक घर्षण के कारण जल जाती है। पृथ्वी पर जीवन वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही संभव है, अन्यथा यह चंद्रमा की तरह बंजर होती है ना। तो अब देखिए वायुमंडल का संगठन पूछा है। संगठन पहले तो आपको वायुमंडल के बारे में बताया गया है कुछ, उसके बाद अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पे आए, वायुमंडल को डिफाइन किया। अब देखिए संघटक को डिफाइन कर रहे हैं, कंपोजिशन को, है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया जो है सो मैप के थ्रू दिखाया गया है ना, डायग्राम के थ्रू, तत्व, गैस, वेपर और पार्टिकुलेट्स, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपके आंसर में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए अगर मान लीजिए इस टाइप का आंसर है तो देखिए अगला पार्ट देखिए इसी आंसर का, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि टॉपर्स क्या कर रहे हैं। अब देखिए गैसेस को दिखाना था उनको, टॉपर गैसेस को कॉपी में दिखाना था तो एक चार्ट बना दिए, है ना, पाई चार्ट बना करके गैस को रिप्रेजेंट किया है। तो दिस इज द मेन थिंग जहां पे नंबर उठता है, समझ गए ना। नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य 1%। देखिए सिंपल सा है लेकिन बहुत ज्यादा वजन डालता है, तो इन चीजों पर भी ध्यान दीजिए, है ना। जो आपके
सेलेक्टेड स्टूडेंट्स करते हैं और आप नहीं करते हैं। देखिए वायुमंडल की संरचना स्तरीकरण को दिखाना है, अगेन एक डायग्राम है ना। वायुमंडल को तापमान, घनत्व, दाब तथा संरचना के आधार पर निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है। अब कैसे वायुमंडल को वर्गीकृत किया गया है? तो रचना के आधार पर सममंडल, विषममंडल, और तापमान में परिवर्तन के आधार पर क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। समझ पा रहे हैं? उसके बाद इसका जो है ना वायुमंडल के रचना के आधार पर दो परतों में वर्गीकृत किया गया, उसका एक्सप्लेनेशन। तो दिस इज द वे, है ना। जिस तरीके से आप आंसर को लिखिएगा उसी तरीके से आपको आंसर मिलेगा। तो आंसर दोस्तों सही तरीका से अप्रोच रखना होगा, नहीं रखिएगा मार्क्स नहीं उठेगा। चलिए एक और आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर तापमान और घनत्व में भिन्नता के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है। तो 5 परत में जो डिवाइड किया गया है तो कितना से कितना किलोमीटर में क्या है आप देख पा रहे हैं? 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 801, 480 किलोमीटर, 400, 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ना रेंज लिखा हुआ है। तो ये सब जो है ना कुछ तरीका है जिसको आपको आपके आंसर में जो है सो डालना है। इससे आपको डियर स्टूडेंट्स डेफिनेटली जो है सो हेल्प मिलेगा। साथ में अगर आप आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और आंसर लिखना सीखना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है ना 6200346305, इस पर मैसेज कर लीजिए। और अगर नहीं भी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स है वो आपको मिलता रहे, करंट अफेयर का नोट्स मिलता रहे रेगुलर, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिले। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे मानवाधिकार से रिलेटेड है। देखिए आंसर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट किए एक भूमिका के साथ। मानवाधिकार से आशय मनुष्य के ऐसे अधिकारों से हैं जो जीवन की स्वतंत्रता, समता एवं व्यक्ति की गरिमा की रक्षा हेतु तत्पर रहता हो। मानवाधिकार राष्ट्रीयता, जातीय मूल, धर्म, लिंग, भाषा या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना ये हम सभी के लिए एक सार्वभौमिक अधिकार है। तो शुरुआत का जो 5-7 लाइन होना चाहिए दोस्तों, इसको आपको टाइम लेकर के इफेक्टिव लिखना चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद लगे कि हाँ स्टूडेंट्स में दम है। समझ गया ना? आंसर राइटिंग जो भी आपका आंसर चेक कर रहे हैं वो एग्जामिनर भी आपसे इम्प्रेस हो। और इसके बाद जस्ट बात देखिए कितना बढ़िया डायग्राम से मानवाधिकार के मौलिक अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है। समझ गया ना? मौलिक अर्थ: संपत्ति का अधिकार, दासता से मुक्ति, कानून के समक्ष समता, शिक्षा का अधिकार, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा, जीवन का आधार, धार्मिक स्वतंत्रता। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, यानी कि यहीं से एग्जामिनर को पता चल गया कि आपका आंसर किस डायरेक्शन में जा रहा है और आपके आंसर में क्या है। यही तो चाहिए, है ना? यही इसी चीज का डिमांड है कि आपने वो दिखा दिया जिसको एग्जामिनर खोज रहा था। समझ गया ना? तो आप जो 500-600 वर्ड का आंसर लिखते हैं जेपीएससी एग्जाम में, तो आंसर भी उसी तरीके से फॉर्म करना पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बता दें कि चीजों को अच्छे तरीके से कीजिए, जो भी टिप्स बताए हैं उसको फॉलो कीजिए, है ना? क्योंकि हर पन्ना जो आज आप भरते हैं ना वो कल आपके कहानी लिखता है। समझ गया ना? इसलिए उत्तर ऐसा लिखिए जो खुद बोले कि मैं एक अफसर के दिमाग से निकला हूं। समझ गया ना? एकदम अफसर वाला आंसर जो है सो होना चाहिए। ना हार मानो, न थको, न झुको, बस उत्तर लिखते चलो, है ना? इम्तिहान खुद कहेगा कि अब ये उम्मीदवार जो है ना सफल हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा ही मददगार लगा हो, आपको मोटिवेट किया हो, आपके आंसर राइटिंग को, स्किल को डेवलप करने में हेल्पफुल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला टॉपिक किस पर आपको चाहिए, है ना? और कैसा लगा आपको ये सेशन। दोस्तों आपका चयन हमारा मिशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।